हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ने वाले हैं। आज हम मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। देखो, यहाँ आपको पहले ये समझना है कि आखिर उत्सर्जन होता क्या है। देखो, जितने भी हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती है, उन रासायनिक क्रियाओं के दौरान कुछ टॉक्सिक पदार्थ या कुछ विषैले, हम हिंदी में कहें तो बहुत सारे विषैले पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैला पदार्थ है जो श्वसन के दौरान बनता है, हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। इसी तरह यूरिया, ये भी एक हानिकारक पदार्थ है। यूरिक अम्ल, बिलरुबिन, बिलवर्डिन, ऐसे बहुत सारे पदार्थ बनते हैं हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। ऐसे में उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। और वो सभी अंग जो उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि जो हमारे शरीर से उन पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं, उसे हम उत्सर्जन तंत्र कह सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य का जो मेन उत्सर्जन तंत्र, जो मुख्य उत्सर्जन तंत्र जो होता है, वो वृक्क, किडनी और उससे संबंधित संरचनाओं से मिलकर बना है। वैसे उत्सर्जन में और भी बहुत सारे अंग सहायक है, जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फेफड़ों द्वारा, हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं, उनके द्वारा उत्सर्जित होती है। इसके अलावा जो बिलरुबिन, बिलवर्डिन, जो हमारा हीमोग्लोबिन है, उसके पाचन से जो बनते हैं वर्णक, वो वर्णक वास्तव में यकृत द्वारा अलग किए जाते हैं और उन्हें मल द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, कुछ लवण, कुछ मात्रा में यूरिया और यूरिक अम्ल जो है वो त्वचा द्वारा उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह उत्सर्जी अंग तो बहुत है, जैसे फेफड़े हैं, यकृत है, त्वचा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है वो है वृक्क, या जिसे हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं, वृक्क। सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी अंग है वो है वृक्क। ठीक है, जो हमारे शरीर से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनता है, यूरिया, उसको बाहर निकालता है। ठीक है, इसलिए भी, और ज़्यादातर साइंटिफिक रूप में अगर हम उत्सर्जन की जब परिभाषा देते हैं तो कुछ इस तरीके से देते हैं कि हमारे शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। और उन सभी अंगों को जो ये कार्य करते हैं, उन सभी को उत्सर्जी अंग कहते हैं और उनसे मिलकर बनता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमने ये समझा कि उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन होता क्या है। सबसे पहले हमने समझा उत्सर्जन होता क्या है। ठीक है, हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी अंग है, महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी या प्राथमिक उत्सर्जी अंग जो है वो है वृक्क या किडनी। ठीक है, उत्सर्जन की परिभाषा आपको याद रखनी है। उत्सर्जन क्या होता है? मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ये लाइन आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ध्यान रखना है, किसके लिए याद करना है? ये नाइट्रोजनी अपशिष्टों के लिए याद करना है। उत्सर्जन क्या होता है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। और मनुष्य में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है वो है यूरिया। तो इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? मानव शरीर में कौन सा बनता है? यूरिया। तो यूरिया को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्योंकि मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है, तो हम कौन से हो गए? कौन से जानवर हुए? हम हुए यूरियोटैलिक। वे सभी जंतु
जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटैलिक कहलाते हैं। वे सभी जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरिकोटैलिक भी होता है, अमोनोटैलिक भी होता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं आती है वो सब देखते हैं। सबसे मुख्य और जो प्राथमिक उत्सर्जी अंग है वो तो होते हैं वृक्क। क्या होते हैं? वृक्क, या जिसे हम कहते हैं किडनी। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो क्या है? वृक्क या किडनी होती है। ठीक है, वृक्क या किडनी होती है। ये जो वृक्क जो होते हैं ये हमारे उदर गुहा में पृष्ठ भाग पर होते हैं। हमारा ये जो आगे का भाग है ये अधर भाग होता है, और जो पीठ वाला भाग होता है वो पृष्ठ भाग होता है। तो पीछे की ओर पृष्ठ भाग जो है, नीचे ऊपर वक्ष गुहा, नीचे उदर गुहा, तो इस उदर गुहा में पृष्ठ भाग की ओर होता है। ठीक है, अभी जस्ट हम इसके बाद में इन सब अंगों को जानने के बाद में हम किडनी को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या देखी? पहला जो उत्सर्जक अंग है वो है वृक्क या किडनी, जो संख्या में कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। फिर किडनी से जो निकलने वाली एक नलिकाकार संरचना होती है वो दूसरा उत्सर्जक अंग है, उसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी या इंग्लिश में यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर या मूत्रवाहिनी। तो किडनी में जो मूत्र का निर्माण हो रहा है उसे फिर यह आगे लेकर आने का कार्य करती है। तीसरी जो संरचना है, जो मूत्र यहाँ आएगा उसे संग्रह करने का कार्य करती है, उसे इकट्ठा करने का कार्य करती है। इसे कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं? मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर इसे कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इसे कहते हैं, मूत्राशय, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है। तो मूत्राशय के बाद में जो नलिकाकार भाग जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है उसे मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। कौन कौन से हैं? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, अब जो वृक्क जो होता है किडनी, उस किडनी में जो ब्लड लेके आने वाली जो धमनियां हैं वो भी यहाँ साथ के साथ हम चित्र बनाते हैं तब ध्यान रखते हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी। तो पहली बात, जो ब्लड लेके आती है वो क्या होती है? हृदय से ब्लड को अंगों तक, रक्त को अंगों तक ले जाने वाली क्या होती है? धमनी होती है। क्या होती है? धमनी। और ये जो है ये महाधमनी होती है, क्योंकि पृष्ठ भाग पर होती है तो ये पृष्ठ महाधमनी होती है। क्या होती है? पृष्ठ महाधमनी। पृष्ठ महाधमनी हृदय से यह निकलती है और पृष्ठ भाग पर होती है, इसलिए पृष्ठ महाधमनी। ये धमनी क्या करती है? हृदय से रुधिर को लेकर आएगी और इन वृक्क या किडनी में पहुंचाने का कार्य करती है, पृष्ठ महाधमनी। ठीक है, डोर्सल एओर्टा कहते हैं इंग्लिश में इसे। डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा कहते हैं। ठीक है, दूसरी, जब किडनी से जो रक्त निकलेगा और उसे आगे हृदय तक लेके जाएगी वो सिरा होगी। क्या होगी? सिरा होगी। क्या होगी? सिरा। क्योंकि ये पीछे की ओर होती है इसलिए इसे इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा ये। ठीक है, ये महासिरा। ठीक है, पश्च महासिरा इसे हिंदी में कहते हैं पश्च महासिरा।
ठीक है। इस पश्च महाशिरा से रुधिर कहाँ पहुंचता है? हृदय में पहुंचता है। जो किडनी में जाती है, इसलिए इसे किडनी में जाने वाली जो धमनी है उसे रीनल आर्टरी कहते हैं या वृक्क धमनी कहते हैं। वृक्क धमनी, महाधमनी से जो धमनी निकली वो किडनी में जा रही है, इसलिए किडनी वृक्क में जा रही है तो वृक्क धमनी। इंग्लिश में इसे रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी कहते हैं, रीनल आर्टरी कहते हैं। ठीक है। फिर बात करें यहाँ, चूंकि यहाँ से रुधिर जो निकलेगा, अशुद्ध रुधिर जो होगा वो शिरा के द्वारा इस महाशिरा में डाल दिया जाएगा। तो ये जो रीनल शिरा है, ये जो शिरा है दूसरी, उसे वृक्क शिरा कहते हैं। वृक्क शिरा या रीनल वेन कहते हैं। ठीक है। तो जब भी अगर आपको सीधे सीधे प्रश्न आए कि मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए, तो ये मानव का उत्सर्जन तंत्र है जिसमें 4 मुख्य अंग जो उत्सर्जन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। साथ में हमें इसमें जो प्रवेश करने वाले जो रुधिर धमनियां और बाहर निकलने वाली जो शिराएं हैं वो भी दर्शानी है। प्रवेश करने वाली पृष्ठ महाधमनी और यहाँ से रुधिर वापस ले जाने वाली पश्चिम महाशिरा। इसमें फिर किडनी में प्रवेश करती है इसके, तो वो वृक्क धमनी और बाहर निकलने वाली वृक्क शिरा। ठीक है। ये हमें साथ के साथ इस चित्र में दर्शाना है। ठीक है। तो ये हमने उत्सर्जन तंत्र के मुख्य मुख्य भागों के हमने नाम जाने। आइए अब हम किडनी जो है, वृक्क जो है, उसकी संरचना को डिटेल से पढ़ते हैं। किडनी की, मनुष्य में जो किडनी होती है वो संख्या में कितनी होती है? पहली बात, इनसे संबंधित कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं। संख्या, मनुष्य में जो किडनी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी? 2। दूसरी बात, इनका जो रंग होता है वो लगभग रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन यानी कि लाल भूरे रंग का, गहरे लाल भूरे रंग की यह किडनी होती है। किडनी का जो आकार होता है वो सेम का जो बीज होता है उस बीज के आकार का होता है। सेम को हम बीन कहते हैं इंग्लिश में, तो बीन शेप होता है। सेम के बीज के आकार का, जो सेम का जो बीज होता है उस बीज के आकार की किडनी पाई जाती है। अभी हम चित्र सहित इसको जानेंगे। जो मनुष्य की, जो स्वस्थ मनुष्य जो होता है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य, उस स्वस्थ मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। किडनी की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो मोटाई होती है, साथ के साथ इसकी जो मोटाई होती है वो मोटाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में इसका जो भार होता है वो लगभग 120 से 170 ग्राम भार होता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग 120 से 170 ग्राम की एक किडनी पाई जाती है। ठीक है। इसकी पोजीशन आपको बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। ये कौन सी स्थिति पर पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो मनुष्य में मैंने जैसे अभी बताया कि ये जो किडनी होती है वो उदर गुहा, एब्डोमेन कैविटी, उदर गुहा में 2 महत्वपूर्ण गुहाएं हैं। एक तो वक्ष गुहा जिसमें हृदय होता है और फेफड़े होते हैं, और फिर उदर गुहा। उदर गुहा में लगभग सारे अंग जो हैं लगभग उदर गुहा में ही होते हैं। जैसे लीवर भी यही होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, लगभग सारे जो अंग हैं लगभग उदर गुहा में ही होते हैं। तो उदर गुहा में पाई जाती है हमारी किडनी और वो पृष्ठ भाग में पाई जाती है। ये हमारा अग्रभाग है, ठीक है, अधर भाग जिसे कहें, और पीछे जो है वो पृष्ठ भाग है। तो उदर गुहा में पृष्ठ भाग में ये पाई जाती है, पृष्ठ भाग में पाई जाती है। और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर देखें तो यह जो थोरेसिक, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी में 7 तो होती है ग्रीवा कशेरुका,
गर्दन की, ठीक है, सर्वाइकल। और उसके बाद में 12 जो होती है वो वक्ष कशेरुकाएं होती है, थॉरेसिक, ठीक है, वर्टिब्री होती है। और उसके बाद में 5 जो होती है वो उदर कशेरुका होती है। कितनी होती है? 5 उदर कशेरुकाएं होती है। तो ये जो 12वें नंबर की होती है, यहां मैं इसको समझाऊं, जो 12वें नंबर की जो वक्ष कशेरुका जो होती है, 12वें नंबर की वक्ष कशेरुका, 12वें नंबर की वक्ष कशेरुका से लेकर फिर एब्डोमेन जो है, उदर की जो है, एब्डोमेन की जो है, जिसे हम लंबर कहते हैं, वो लंबर की फर्स्ट, लंबर सेकंड और लंबर थर्ड, इस पोजीशन पर पाई जाती है। यानी कि वक्ष कशेरुका 12वें नंबर की वक्ष कशेरुका से लेकर उदर की जो होती है 3रे नंबर की, यहाँ इन के बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। तो हमारे जो कशेरुकाएं, जो कि कशेरुकाओं के बगल में ही होती है, एक कशेरुका के इधर और एक इधर होती है, ठीक है। तो ऐसे में ये कौन सी वक्ष कशेरुका? 12वीं वक्ष कशेरुका से लेकर 3री उदर कशेरुका तक ये पाई जाती है। ध्यान रखना, इसकी पोजीशन यहाँ मैं लिख देता हूँ साथ के साथ। कहा टी 12वीं जो कशेरुका है उससे लेकर लंबर की 3री कशेरुका के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ये इसकी पोजीशन हो गई। अब चूंकि मनुष्य में जो होती है वो 2 कशेरुकाएं होती है, मनुष्य में 2 किडनी होती है, और दोनों किडनी की जो पोजीशन होती है, जैसे अभी हमने चित्र में समझा कि एक राइट साइड में और एक जो है वो लेफ्ट साइड में, इस तरह होती है। क्योंकि राइट साइड में मनुष्य में उदर गुहा में यहाँ लीवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लीवर। इसी वजह से ये जो राइट साइड की जो किडनी है, राइट साइड में जो हमारे ये जो किडनी है वो वास्तव में थोड़ी सी नीचे होती है। यानी कि इनकी अगर इनको आप दोनों को देखें तो ये एग्जैक्ट सिद्ध में नहीं होते हैं, बल्कि राइट साइड की किडनी लेफ्ट साइड की किडनी से थोड़ी नीचे पाई जाती है। ध्यान रखना, पोजीशन में हमें ये 4 बातें याद रखना है। उदर गुहा में, पृष्ठ भाग में, और जो वक्ष कशेरुका 12वें नंबर की, उदर कशेरुका 3 नंबर, इनके बीच में, और उसमें भी जो दाएं जो हमारा जो वृक है, दायां जो वृक है वो बाएं वृक से थोड़ा नीचे होता है। और नीचे होने का कारण क्या है कि उस पोजीशन में लीवर रहता है, ठीक है। लीवर की वजह से ये थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। तो दायां वृक, दाईं जो लेफ्ट किडनी, राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी नीचे होती है लेफ्ट की तुलना में, ठीक है। तो ये हमने इसके पोजीशन और इससे संबंधित बातें हमने देखी। अब हम इसकी आंतरिक संरचना जानते हैं साथ में। अब हम इसकी आंतरिक संरचना को समझते हैं। किडनी जो होती है वो, चूंकि हमने देखा कि ये सेम के बीज के आकार की होती है। कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की, बीन शेप्ड होती है, इस तरह होती है। सेम का जो बीज होता है कुछ इस तरह का होता है, सेम के बीज के आकार की होती है किडनी, ठीक है। और इसके 2 तल पाए जाते हैं किडनी के। अगर इस सेम का बीज देखें तो कुछ इस तरीके, एक अंदर की तरफ थोड़ा सा गया हुआ हिस्सा, कुछ बाहर निकला हुआ हिस्सा। तो ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, यानी कि उत्तल शेप का होता है। और चूंकि ये अंदर की तरफ गया हुआ है तो इसकी शेप कैसी हो गई? अवतल। कैसी हो गई? अवतल, या हम कहें से कॉनकेव इंग्लिश में। कैसी हो गई? कॉनकेव आकृति की। तो ये जो कॉनकेव आकृति का जो भाग है, यहीं से मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। यहीं से मूत्रवाहिनी, यूरेटर जो है वो बाहर निकलता है। और ये जो कॉनकेव भाग है, यहाँ इस तरह ये छिछला गड्ढा सा बन गया, एक गड्ढा सा है। इस गड्ढे में ही छोटा सा गर्त है, इस गर्त में ही ये जो मूत्रवाहिनी है, जो ये अभी मैंने बनाई, ये है मूत्रवाहिनी यूरेटर।
ये यूरेटर यहाँ प्रवेश करता है। और साथ ही साथ इसमें जो हमने यहाँ धमनियाँ हमने देखी थी, एक धमनी देखी थी, एक सिरा, ये सिरा और धमनियाँ भी इसी जगह प्रवेश करती है, इस अवतल भाग में ही। इस तरह सिरा भी यहाँ प्रवेश करती है और धमनी भी। ठीक है, कौन सी धमनी? वृक्क धमनी इसमें प्रवेश करती है। वृक्क सिरा यहां से रुधिर वापस लेकर जाती है। साथ ही साथ तंत्रिकाएं, किडनी में जो प्रवेश करने वाली वो तंत्रिकाएं सब यहीं से प्रवेश करती है। ठीक है, तो तंत्रिकाएं, वक्ष सिरा, वृक्क सिरा, वृक्क धमनी, मूत्रवाहिनी, ये सभी इसी भाग से प्रवेश करती है, इस छिछले गर्त को। और ये जो गर्तनुमा संरचना है इसे हाइलम कहते हैं। ये जो गर्त बना ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है, पहली चीज हमने क्या देखा कि इसकी आकृति बीन शेप्ड होती है। बीन की, सेम के जो बीज है उसकी आकृति की होती है। इसका एक भाग उत्तलाकार होता है, एक अवतलाकार होता है। और जो अवतल के आकार का जो ये कॉनकेव पार्ट है वहाँ वृक्क धमनी प्रवेश करती है, तंत्रिकाएं प्रवेश करती है, मूत्रवाहिनी प्रवेश करती है और वृक्क सिरा बाहर भी निकलती है साथ में। ठीक है, तो ये इसके भाग हुए। इस जो भाग है, ये जो गर्तनुमा भाग है, इसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। अब किडनी की आंतरिक संरचना को हम देखें तो ये जो किडनी है इसके दो मुख्य भाग होते हैं। इसकी आंतरिक संरचना में दो मुख्य भाग होते हैं। पहला जो बाहर का जो भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। और जो भीतर का भाग है, जो भीतर का भाग है उसे मेडुला कहते हैं। बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। अब जो बाहरी भाग है, ये जो बाहरी भाग है ये कुछ कुछ जगह है मेडुला में प्रवेश कर जाता है। देखो इस तरीके से, जैसे यहाँ इसने प्रवेश किया, इस तरीके से ये कुछ कुछ जगह भीतर प्रवेश करता रहता है इसमें मेडुला में। ठीक है, तो ये बाहरी भाग था, ये कॉर्टेक्स भाग मेडुला में इस तरह ये जो प्रवेश करके ये जो कॉलम बना रहा है, इस तरह जो ये स्तंभ नुमा संरचनाएं बना दी, ये जो कॉलम स्तंभ नुमा संरचनाएं जो बन गई, इन संरचनाओं को कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। ये जो संरचनाएं हैं इन्हें कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के स्तंभ, बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। ध्यान रखना कौन है, किसका पार्ट? ये कॉर्टेक्स का। तो कॉर्टेक्स का भाग मेडुला के अंदर जो धसा हुआ है उसे हम कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के स्तंभ, बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। ठीक है, बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। अब मेडुला का ये जो, इस वजह से ये जो पिरामिड की आकृति की ये जो संरचनाएं बन गई, ये जो संरचना बन गई है, ये जो पिरामिड की आकृति की ये जो संरचनाएं बन गई है, इन्हें पिरामिड्स ही कहते हैं। रीनल पिरामिड्स। क्योंकि रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज करते हैं तो रीनल पिरामिड्स कहते हैं। ये जो संरचनाएं बन गई, जो मैं ये इस तरह बना रहा हूँ, ये जो संरचनाएं हैं इसमें इस तरह नेफ्रॉन के हेलने के लूप भी इसमें प्रवेश कर रहे होते हैं, इन्हें पिरामिड्स कहते हैं या रीनल पिरामिड्स इन्हें कहते हैं। रीनल पिरामिड्स इन्हें कहते हैं। वृक्क के पिरामिड्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखो दो भाग देखे किडनी के। बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। बाहरी भाग जब भीतर प्रवेश कर जाता है मेडुला तो उस भाग को हम कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं।
और इसकी वजह से ये जो पिरामिड आकृति की जो संरचनाएं बन गई, पिरामिड जैसी आकृति की, उसे पिरामिड ही कह देते हैं, रीनल पिरामिड इसे कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मूत्र वाहिनी जो है, यूरेटर जो है, ये यूरेटर वास्तव में एक कपनुमा संरचना में प्रवेश करता है। यहाँ जैसे ही जहाँ ये प्रवेश कर रहा है उस जगह एक कप या फनल जैसी एक संरचना बनती है। इस तरह एक कीपनुमा, कपनुमा या फनल जैसी आकृति जो बनती है, इसे पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस इसे कहते हैं, इसे पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस इसे कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, ये पेल्विस जो है आगे जाके इस पिरामिड वाले भागों में कुछ नलिकाकार संरचनाएं और बनाता है। इस तरह कुछ संरचनाएं बनाता है जो पिरामिड्स में आकर खुलती है। ये ब्रांच्ड भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह जो ये भाग बनते हैं इसे कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, जिसमें जो छोटे भाग हैं, जो ये छोटे भाग हैं, यहाँ जैसे ये एक छोटा भाग बना, इसे माइनर कैलिक्स कहते हैं। और इसकी वजह से ये जो बड़ा भाग बना, जैसे ये 3 नलियाँ एक जगह आकर खुल रही है, इस बड़े भाग को, चूंकि बड़ा है तो मेजर, बड़ा है तो यहाँ लगाएंगे मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स कहते हैं। तो यहाँ देखो, गौर से देखो सारी चीज़ें कि ये जो किडनी का ये जो भाग है, कॉर्टेक्स भाग, कॉर्टेक्स के बाद में मेडुला भाग, कॉर्टेक्स अंदर प्रवेश कर रहा है, इसे बर्टीनी के स्तंभ कह रहे हैं। इसकी वजह से पिरामिड्स बने। ठीक है, क्या बने? पिरामिड्स बने। ये जो पिरामिड्स है आगे आकर माइनर कैलिक्स में आकर खुलते हैं। किसमें? माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स फिर बाद में बड़ी नलिकाकार संरचना जो है वो मेजर कैलिक्स में खुलता है। मेजर कैलिक्स जो है उसके बाद में ये जो पेल्विस है, कीपनुमा फनल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है उसमें खुल रहा है, इसे पेल्विस कहते हैं। और ये पेल्विस फिर आकर एक नलिकाकार संरचना मूत्रवाहिनी में खुलती है। और जैसे हमने शुरू में चित्र में देखा कि ये मूत्रवाहिनी आगे जाके मूत्राशय में आकर खुलती है, वहाँ मूत्र एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है। तो इस तरह इसकी ये मुख्य संरचना हमने देखी। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, कल का जो वीडियो आपको जो मिलेगा, वो कल इससे आगे हम इसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, उसका वीडियो होगा। उसको हम अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें biology.com के साथ। धन्यवाद।